जी, तो अब हमने जो चैप्टर करना है दैट इज़ चैप्टर नंबर 1 ही आई गेस, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में स्टार्ट करनी है। उसमें सबसे पहला चैप्टर दैट इज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी। इसमें ना सिर्फ डेफिनेशन है, तो आपको मैं जल्दी से कवर करवाऊँगी क्योंकि ये ज़्यादा पोर्शन याद करने वाला है। कॉन्सेप्ट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशन उसने बताई है। तो फ्रैक्चर क्या होता है कि अगर कंटिन्यूटी ऑफ बोन में कोई ब्रेक आ जाए वो फ्रैक्चर होता है। डिसलोकेशन क्या होगा कि सिंपली, अब डिसलोकेशन नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि डिसलोकेट हो रहा है, अपनी पोजीशन से हट गया है। तो जो नॉर्मल रिलेशनशिप होता है दो बोन्स का, वो अगर खराब हो जाए, डिसरप्शन हो जाए उसकी, तो उसको डिसलोकेशन कहते हैं। अब रिलेशनशिप कहाँ बन रहा होता है? जहाँ पे जॉइंट बन रहा होता है। तो जॉइंट पे दो बोन्स जो हैं उनके एंड्स आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं, अगर उनका जो है वो डिसरप्शन हो जाए तो उसको डिसलोकेशन कहते हैं। यही डिसरप्शन या डिसलोकेशन अगर पार्शियल हो तो उसको सबलक्सेशन कहते हैं। और वो सबलक्सेशन जो टेम्परेरी हो, कुछ देर के लिए हो फिर ठीक हो जाए, उसको स्प्रेन कहते हैं। आप रेस्ट करो तो ठीक हो जाए, ठीक है, तो वो स्प्रेन होती है। तो स्प्रेन टेम्परेरी सबलक्सेशन है, सबलक्सेशन पार्शियल डिसलोकेशन, और डिसलोकेशन क्या है? कंप्लीट डिसरप्शन नॉर्मल रिलेशनशिप हो। डिस्ट्रक्शन क्या होता है कि जॉइंट सर्फेस सेपरेट हो गई है बट उनमें डिसलोकेशन नहीं हुई, यानी जॉइंट सर्फेस आपस में जो मिली हुई थी वो दूर दूर हो गई हैं एक दूसरे से, लेकिन वो डिसलोकेट नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्प्रेन मैंने आपको बता दिया। डिसलोकेशन की एक चीज़ और याद रखनी है कि जो डिस्टल बोन की पोजीशन होती है ना, उस हिसाब से हम डिसलोकेशन का नाम देते हैं। अगर डिस्टल बोन जो है, जहाँ पे जॉइंट बना था वहाँ पे एक प्रोक्सिमल बोन होगी, एक डिस्टल होगी। जो डिस्टल बोन है अगर वो इंटीरियर चली गई है तो ये इंटीरियर डिसलोकेशन होगा, अगर पोस्टीरियर चली गई है तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन होगा। फिर ना स्ट्रेन पे आ जाए, स्ट्रेन को टी से याद रखें। स्ट्रेन में टी आता है ना, तो टीयर है मसल्स का, टीयर इन मसल। और वल्गस और वेरम को ना ऐसे याद रखना है कि वल्गस में जो है ना वो नीज जो है वो एक दूसरे के पास हो जाते हैं। तो गम से मैंने याद रखा है, वल्गम है ना तो गम होती है, उन्होंने नीज को आपस में जोड़ दिया है, तो नोक नी भी इसको कहते हैं। नीज तो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, लेकिन जो डिस्टल पोर्शन होता है ना लिम्ब का, ये अवे फ्रॉम द मिड लाइन चला जाता है वल्गम में, ठीक है, नोक नी में। और वैरम में क्या होता है कि नी एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और जो डिस्टल पोर्शन होता है लिम्स का वो टुवर्ड द मिड लाइन आ जाता है, तो वो जिनु वैरम है। जिनु कहते हैं नी ज्वाइंट को। आगे कैवस है। कैवस होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल आर्च होती है ना नॉर्मली फुट की, उसकी हाइट ज्यादा हो जाती है, एक्सेसिव हो जाती है। यानी आर्च होती है ना फुट में, हम फ्लैट तो फुट नहीं रख रहे होते ना जमीन पर, एक आर्च से बनी होती है, अगर वो एक्सेसिव हो जाए तो उसको कैवस कहते हैं। इक्विनस क्या होता है कि प्लांटर फ्लेक्स, ये जो फुट है ना इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको प्लांटर कहते हैं, और जो ऊपर है उसको डोर्सम कहते हैं। तो अगर प्लांटर साइड पे ये फ्लेक्स हो जाए एंकल हमारा, उसकी पोजीशन इस तरह से एंकल की हो जाए कि जो फुट है ना वो आगे, मतलब प्लांटर साइड पे फ्लेक्स है, तो उसको इक्विनेस कहते हैं। साथ में आपने इसकी पिक्चर्स देख लेनी है गूगल पे। काइफोसिस, लोडोसिस, स्कोलियोसिस, ये सारे स्पाइन से रिलेटेड हैं। काइफोसिस में फॉरवर्ड फ्लेक्शन है। ऐसे याद रखें कि काइफोसिस यानी नी की तरफ, के से नी भी स्टार्ट हो रहा है ना, तो नी की तरफ ना झुक जाता है इंसान, उसको काइफोसिस कहते हैं, फॉरवर्ड फ्लेक्शन हो जाती है, काइफोटिक। और हंच पैक भी इसको कहते हैं। लोडोसिस क्या होता है कि ऑपोजिट चले जाएं, बैकवर्ड डिफॉर्मिटी है, बैकवर्ड जो है वो एक्सटेंशन हो जाती है, ठीक है। तो ये लोडोसिस होता है। और जो स्कोलियोसिस है वो साइड वर्ड डिफॉर्मिटी है, साइड की तरफ, ठीक है, जैसे रोटेशन हो जाती है, स्कोलियोसिस है। अब लॉन्ग बोन में डायफिसिस, मेटाफिसिस, फिसिस और एपिफिसिस है। याद सिर्फ आपने ये करना है, हम जनरल एनाटॉमी में भी जब पढ़ते होते थे तो दरमियान में जो पूरी शाफ्ट है ना, लॉन्ग पोर्शन है, वो डायफिसिस है। और जो टर्मिनल पार्ट होता है, जो एंड है, जो ज्वाइंट बनाते हैं, जो थोड़े इलोंगेटेड होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, इनलार्ज होते हैं, वो एपिफिसिस है, ठीक है। और हम कहते थे एपिफिसिस और डायफिसिस के दरमियान में मेटाफिसिस है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो ऐसा ही है कि मेटाफिसिस जो है वो डायफिसिस और एपिफिसिस के दरमियान में है। एपिफिसिस जो है वो टर्मिनल इन लार्ज पोर्शन है और वो ज्वाइंट बनाता है और आर्टिकुलेट करता है। और जो डायफिसिस है वो इलोंगेटेड पोर्शन है, अंदर से वो थोड़ा खाली होता है, कैविटी होती है, मिडलरी कैविटी होती है, जिसके अंदर आपको पता है कैंसिलस बोन होता है, बोन मैरो होता है, ठीक है। लेकिन हम याद आपने एक पॉइंट और करना है कि जो मेटाफाइसिस और एपीफाइसिस है ना, उनके दरमियान में ग्रोथ प्लेट होती है, फाइसिस होती है। ये ग्रोथ प्लेट है जिसकी वजह से बोन जो है बच्चों की वो ग्रो कर रही होती है। तो मेटाफाइसिस और एपीफाइसिस में यानी अरेंजमेंट अब ऐसे होगा कि टर्मिनल जो है वो एपीफाइसिस है, उसके बाद ग्रोथ प्लेट है, उसके बाद मेटाफाइसिस है, उसके बाद डायफाइसिस है, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। तो फाइसिस क्या, ग्रोथ प्लेट है, ये मेटाफाइसिस और एपीफाइसिस के दरमियान होता है। आगे फ्रैक्चर्स की टाइप में बहुत ज्यादा आसान है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या हो गया कि राइट एंगल पे फ्रैक्चर हो गया लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन पे, जिसको आप साथ पिक्चर देख लें कि सिंपली एक फ्रैक्चर बन गया, सिंपल सा फ्रैक्चर होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, ग्रीन स्टिक आपने देखी, उसको हम हाथ से पकड़ के मोड़ लेते हैं, वो टूटती नहीं है लेकिन मुड़ जाती है। तो अगर बोन इस तरह की हो जाए, यानी एक साइड बोन की फ्रैक्चर हो जाए और दूसरी साइड से मुड़ जाए बोन, सेपरेट ना हो उसके फ्रेगमेंट, सिर्फ मुड़ जाए, तो उसको ग्रीन स्टिक कहते हैं। यूजुअली यंग लोगों में होता है क्योंकि उनकी बोन फ्लेक्सिबल होती है। स्पाइरल में क्या होता है कि जो बोन है वो ट्विस्ट कर गई है, ठीक है, बोन की ट्विस्टिंग हो गई है। और बटरफ्लाई में क्या होता है, वेज शेप फ्रैक्चर होता है शाफ्ट का, लॉन्ग बोन का, और इसको इसमें ना बटरफ्लाई शेप बन जाती है। उसके बाद कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या है कि बोन जो है ना वो उसका फ्रैक्चर मोर देन वन साइड्स पे हुआ है और थ्री या थ्री से ज्यादा बोन के फ्रेगमेंट्स बन गए हैं। नॉर्मली तो दो फ्रेगमेंट बनते हैं ना बोन के जो फ्रैक्चर होता है, इसमें तीन बनेंगे या तीन से भी ज्यादा, तो वो कम्युनिटेड है, ठीक है। कंप्रेशन फ्रैक्चर में क्या होता है, कंप्रेशन अब किसकी हो सकती है, कॉर्टिकल बोन की तो हो नहीं सकती, अंदर जो कैंसिलस बोन है ना, जो सॉफ्ट बोन है, उसकी कंप्रेशन हो जाती है इसमें। और वो वर्टिब्री में ज्यादा कॉमन है, क्योंकि वर्टिब्री में जब कैंसिलस बोन कंप्रेस हो जाती है, आपको पता है अंदर से बोन में सारी खाली कैविटी होती है, सिर्फ कैंसिलस बोन फिल हुई होती है। अब कैंसिलस बोन अगर कंप्रेस हो गई है तो वर्टिब्री पे जब ऊपर वाली वर्टिब्री प्रेशर डालेगी तो वो जो पूरी बोन है वो कंप्रेस हो जाएगी, तो उसको कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है।
पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या है कि जो बोन है वो वैसी वीक हुई पड़ी थी किसी पैथोलॉजी की वजह से, जैसे ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से, या उसमें मेट्स थे, या वो रीनल फेलियर की वजह से हल्का सा भी इसको ट्रोमा मिला, माइनर ट्रोमा, तो वो फ्रैक्चर करेगी, इसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। क्लोज और ओपन फ्रैक्चर, इन क्लोज को सिंपल फ्रैक्चर भी कहते हैं। क्लोज वो होता है कि अगर जैसे किसी को चोट लगे ना, तो हम उसको कह देते हैं कि यार तुम डॉक्टर को दिखा लो, ये फ्रैक्चर ही ना होगी वो बोन। अब हमें ऊपर से तो नजर नहीं आ रही होती क्योंकि ऊपर से स्किन इंटेग्रिटी मेंटेन होती है, लेकिन पेशेंट को हम क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि उसको पेन होती है और उससे वो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है, वो लिम्ब मूव नहीं कर पा रही थी, डिसफंक्शनिंग लिम्ब हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं तुम इसको एक दफा दिखा लो, ये फ्रैक्चर ना हो गया हो। तो वो क्लोज फ्रैक्चर होता है जो नजर ना आए, इंटैक्ट हो बोन, बोन कह रही हूँ, स्किन इंटैक्ट हो, ठीक है। ओपन फ्रैक्चर होता है जो सामने देखने में, यूजुअली रोटोग्राफिक एक्सीडेंट में फ्रैक्चर होते हैं, सामने देखने में आपको पता चल जाता है कि बोन फ्रैक्चर हो गई, क्योंकि ऊपर वाली जो स्किन है वो सारी टूट चुकी है, खराब हो चुकी है, उसकी ब्रिज हो चुकी है, ठीक है। और इसमें अब सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सारे वो एंट्री करेंगे उस बोन के जरिए, और वो डिफरेंट इन्फेक्शन करवा देंगे, टेटनस भी चला रहेगा, तो टेटनस भी हो सकता है, क्योंकि टेटनस क्लोस्ट्रीडिया जो टेटनाई है वो एंट्री मार सकता है। तो इन केस में हमें क्या करना पड़ता है, इनमें हमें अच्छे से उसको वॉश करना पड़ता है, और पेशेंट को एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती है, टेटनस का प्रोफाइलैक्सिस भी देते हैं, अच्छे से वोन को क्लीन करते हैं, डिब्राइड करते हैं, और फिर उसकी एक्सटर्नल फिक्सेशन कर देते हैं। आगे कुछ अल्फा न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन है, इसमें दो फिगर होते हैं, दो जो है ना वो, ये दो फिगर होते हैं और एक इसमें अल्फाबेट होता है इसमें ये जो पहला डिजिट है ना वो शो करेगा कि बोन की ना, नेम ऑफ बोन को। अब उन्होंने ना नेम सिर्फ दो बोन्स की बताए हैं, एक ह्यूमरस उसके लिए वन यूज होता है और फीमर के लिए टू। तो जहाँ पे भी वन होगा ना, सबसे पहले वन लिखा होगा तो आपने समझ जाना है कि ह्यूमरस का फ्रैक्चर, अगर टू लिखा होगा तो आपने समझ जाना है कि फीमर का फ्रैक्चर की बात हो रही है। आगे चलते हैं, ये तो समझ आ गई कि ह्यूमरस का फ्रैक्चर है। आगे जो सेकंड डिजिट है ना वो शो करेगा कि फ्रैक्चर की क्या पोजीशन है, बोन की किस पोजीशन पे फ्रैक्चर हुआ है। जो लॉन्ग बोन होती है ना उनमें अब आपको पता है कि फ्रैक्चर डायफिसिस पे भी हो सकता है, फ्रैक्चर उसके प्रोक्सिमल एंड पे भी हो सकता है, और फ्रैक्चर उसके डिस्टल एंड पे भी। जैसे ह्यूमरस की एग्जांपल ले लें, जहाँ पे वो शोल्डर जॉइंट बना रही है वो उसका प्रोक्सिमल एंड है, जहाँ पर वो एल्बो जॉइंट बना रही है वो उसका डिस्टल एंड है, और दरमियान में वो डायफिसिस है। तो अगर उसके प्रोक्सिमल एंड पे फ्रैक्चर होगा तो वो वन हम उसको नंबर देंगे, अगर उसके डायफिसिस पे फ्रैक्चर होगा तो हम उसको टू का नंबर देंगे, और अगर उसके डिस्टल एंड पे फ्रैक्चर होगा तो हम उसको थ्री का नंबर देंगे। सही हो गया। आगे चलें, आगे ये होता है कि एबीसी, एबीसी हमने ना दो एबीसी बनाई, एक डायफिसिस के लिए और एक हमने एंड्स के लिए। ह्यूमरस पे हम रहते हैं, अगर ह्यूमरस के प्रोक्सिमल या डिस्टल एंड दोनों का फ्रैक्चर होगा तो हम उन दोनों के लिए एबीसी एक यूज करते हैं, दोनों एंड्स के लिए सेम एबीसी है। अगर फ्रैक्चर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर होगा कि उसने ज्वाइंट कैविटी को कुछ भी नहीं किया, प्रोक्सिमल एंड ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर था लेकिन शोल्डर ज्वाइंट को कुछ भी नहीं हुआ, या डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर था लेकिन एल्बो ज्वाइंट को कुछ भी नहीं हुआ, तो वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर ए है, टाइप ए है। और अगर फ्रैक्चर जो था वो एंड पे हुआ है और उसने पार्शियल इन्वॉल्व कर लिया, पार्शियल जो है ना वो आर्टिकुलर हो गया, तो वो बी है। और अगर कंप्लीट आर्टिकुलर के पूरी का पूरा जो ज्वाइंट है वो खराब हो गया तो वो सी है, ठीक है। ये हो गया एंड्स के हिसाब से। और अगर डायफिसिस ह्यूमरस की शाफ्ट का फ्रैक्चर था वो सिंपल ट्रांसवर्स फ्रैक्चर था तो टाइप ए है। वेज शेप फ्रैक्चर था जिसमें वो बटरफ्लाई शेप फ्रैगमेंट, वेज शेप सेगमेंट जो है वो रिमूव हो जाता है, तो वो टाइप बी है। पर अगर कम्प्लेक्स फ्रैक्चर था, कम्युनेटेड फ्रैक्चर था, तो वो टाइप सी है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई डायफिसिस की एबीसी। ये अल्फा, आगे उसने एग्जांपल दे दी 13 ए से हमें क्या पता चल रहा है। नंबर वन आपको क्या शो कर रहा है, मैंने कहा था ये नेम होता है बोन का, तो वन जो सबसे पहले लिखा है ये ह्यूमरस है। थ्री क्या शो कर रहा है, थ्री मैंने कहा था जो दूसरा डिजिट होगा वो शो करेगा किस पोजीशन पे हुआ है। अब अगर ये थ्री है तो उसका मतलब डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस पे, और ए क्या शो कर रहा है कि डिस्टल एंड पे फ्रैक्चर तो है बट वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। इसी 13 एम को अगर 12 ए कर ले तो क्या होगा, ह्यूमरस का फ्रैक्चर है लेकिन टू क्या शो करेगा कि वो किधर है फ्रैक्चर, डायाफिसिस पे, शाफ्ट पे फ्रैक्चर है। और ए क्या शो करेगा कि अब अगर डायाफिसिस पे तो एबीसी चेंज हो जाएगी ना, वहां पे वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर तो नहीं कहेंगे, वहां पे ए शो करेगा सिंपल फ्रैक्चर को। इसी 12 ए को अगर मैं कर लूं 23 ए तो वहां से क्या टू क्या शो करेगा, फीमर का फ्रैक्चर है, थ्री क्या शो करेगा, डिस्टल एंडोफीमर का फ्रैक्चर है, ए क्या शो करेगा, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। इस तरह से ना अगर आपको ये आ गई तो आप इसको कर सकते हो इंटरप्रेट, ठीक है। आगे आ जाती है जो सोल्टर हैरिस, ये इंपॉर्टेंट है, जो सोल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ना वो आपने फिगर देखनी है, फिगर से सारा कर लेना, और एक उसने निमोनिक दिया है वो बहुत अच्छा है। अब ना आपने सबसे पहले आपको वो अरेंजमेंट तो याद हो गया ना जो मैंने बताया था कि डायफिसिस, उसके बाद मेटाफिसिस, उसके बाद फिसिस फाइसिस, उसके बाद एपिफाइसिस। अब टाइप वन में सिंपली फ्रैक्चर जो है ना वो ग्रोथ प्लेट का है, और वो ट्रांसवर्स ग्रोथ प्लेट का फ्रैक्चर है। वहां से ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो गया, ऊपर वाली बोन सेपरेट होगी, नीचे वाली सेपरेट होगी, ये टाइप वन है। इसमें ना ग्रोथ ऐसा इफेक्ट नहीं हो रही क्योंकि ग्रोथ प्लेट को कुछ नहीं हुआ, वो नॉर्मल अपनी जगह पर है, ठीक है। टाइप टू में क्या होता है, टाइप टू में ना ऊपर से फ्रैक्चर आता है, पहले मेटाफिसिस को इन्वॉल्व करता है फिर ग्रोथ प्लेट को इन्वॉल्व करता है, तो ये टाइप टू है। 75% इंजरी में ये होता है, ये सबसे कॉमन है टाइप टू। जो टाइप थ्री है उसमें नीचे से फ्रैक्चर जाता है कि पहले एपिफाइसिस को इन्वॉल्व करता है फिर ग्रोथ प्लेट को इन्वॉल्व करता है, ये टाइप थ्री है। इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ रेस्ट होता है टाइप थ्री में। फिर टाइप फोर है, इसमें तीनों इन्वॉल्व हो जाएंगे, मेटाफाइसिस, ग्रोथ प्लेट यानी फाइसिस और एपिफाइसिस, तीनों इन्वॉल्व हो गए। और टाइप फाइव, टाइप फाइव में क्या होगा कि क्रश इंजरी हुई है, कि जो ग्रोथ प्लेट है उसका कुछ पोर्शन खराब हो गया, क्रश हो गया है, अब थोड़ा पोर्शन बाकी रह गया है, तो इसमें भी ग्रोथ इंपेयरमेंट होगी, तो ये टाइप फाइव है। निमोनिक साल्टर है, एस सेपरेशन यानी बोन सिर्फ सेपरेट हुई है, ट्रांसवर्स सा फ्रैक्चर हुआ है अलोंग द ग्रोथ प्लेट। ए से अबव यानी अबव से फ्रैक्चर आया है, एपिफाइसिस बिलो है और मेटाफाइसिस अबव है, तो टाइप टू अबव है यानी कि पहले मेटाफाइसिस का फ्रैक्चर हुआ फिर ग्रोथ प्लेट का हुआ। एल से लोअर
लोअर यानी कि एपिफाइसिस और फिर फाइसिस, और टाइप 4 में थोरो यानी मेटा, एपी और फाइसिस तीनों इन्वॉल्व हो गए हैं, और टाइप 5 में रिडक्शन यानी क्रश हो गई है ग्रोथ प्लेट। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक चैप्टर है जो आपको फौरन से याद हो जाएगा। आगे आ जाती है जी कॉजेज फ्रैक्चर। क्या फ्रैक्चर क्यों होगा? या तो कोई ट्रॉमा होगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फॉल्स होते हैं। ओस्टियोप्रोसिस जैसे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में देखा था, बोन वैसे ही बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, जरा सा माइनर ट्रॉमा घर में ही कहीं लग गया, गिर गए आप थोड़ा सा तो बोन फ्रैक्चर हो जाएगी। ओवर यूज एथलीट्स में ये ज्यादा होता है ओवर यूज की वजह से। फीचर्स क्या होंगे? जैसे मैंने पहले बताया कि किस जगह पे हमें शक होगा कि यहाँ हो सकता है फ्रैक्चर हो गया हो, पेन होगी वहां पर बहुत ज्यादा, डिफॉर्मिटी हो जाएगी उस जगह की, जैसे थोड़ा सूज जाएगी उस जगह से, डिफॉर्म हो जाएगी, डिसफंक्शन, वो वाली लिम्ब इंसान यूज नहीं कर पाएगा, तो फिर वो फ्रैक्चर की तरफ मान जाएगा। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस इसका हिस्ट्री एक तो पेशेंट दे रहा होता है, वहां से समझ आ जाता है कि भाई मैं गिरा हूँ या मेरा एक्सीडेंट हुआ है। दूसरा एग्जामिनेशन आप करते हो, वहां से आपको समझ आता है। तीसरा आप एक्सरे ले लेते हो, एक्सरे का रूल ऑफ टू है, जैसे वो उसके लिए मैकल डायवर्टिकुलम के लिए रूल पढ़ते हैं ना टू, इसका इसका भी एक रूल ऑफ टू है। टू व्यू करने हैं, यानी एपी व्यू में भी एक्सरे लेना है और लैटरल व्यू में भी लेना है। टू ज्वाइंट्स का, जिस जगह पे फ्रैक्चर हुआ है उससे ऊपर वाले ज्वाइंट का भी, उससे नीचे वाले, लाइक अगर ह्यूमरस का फ्रैक्चर था तो शोल्डर ज्वाइंट का भी एक्सरे होना चाहिए और एल्बो एल्बो का भी। ठीक है, अपर वाले ज्वाइंट का भी और लोअर ज्वाइंट का भी। टू लिम्स जो इंजर है, लाइक राइट ह्यूमरस का फ्रैक्चर है तो लेफ्ट ह्यूमरस का भी आपने एक्सरे करवाना है, इंजर और अनइंजर दोनों लिम्स का कंपैरिजन के लिए। टू टाइम्स, बिफोर रिडक्शन भी आफ्टर रिडक्शन भी। रिडक्शन होता है कि हम नॉर्मल अलाइनमेंट बोन्स का ठीक कर दें, मतलब नॉर्मल अलाइनमेंट में उसको वापस ले आए, तो रिडक्शन से पहले भी एक्सरे, रिडक्शन के बाद भी एक्सरे। कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन बहुत आसान है। अब अगर किसी का फ्रैक्चर हुआ है, ये कोई भी वोंड बनता है जब बॉडी पे, तो क्या क्या होता है? एक तो ऐसे हैमरेज होता है, अब फ्रैक्चर में भी ये होगा, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा, हैमरेज हो जाएगा, वास्कुलर इंजरी हो जाएगी। दूसरा, जिस जगह पे फ्रैक्चर हुआ है वहां पे सिर्फ बोन ही तो नहीं ना टूटी, इर्द गिर्द भी बहुत खराबी हुई होगी, सॉफ्ट टिश्यू का भी डैमेज हुआ होगा, स्किन का भी डैमेज हुआ होगा। ठीक है, सराउंडिंग टिश्यू का, नर्व्स हो सकता है वहां पे कोई डैमेज हो गई हो, जैसे शाफ्ट पे नर्व्स होती हैं, डिस्टल एंड पे नर्व्स होती हैं, तो वो सारा भी होगा। तीसरा, हो सकता है ये बोन जो है इसके नीचे कोई विसरा पड़ा हो। लिम्स में तो वैसा नहीं होता, लेकिन स्कल में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो ब्रेन को कंप्रेस कर सकता है, ब्रेन को कंट्यून करवा सकता है। रिब्स का फ्रैक्चर हो जाए तो वो पैरेन्काइमा ऑफ लंग को अफेक्ट करके उसमें कंट्यूजन बनवा सकता है। अगर पेल्विस का फ्रैक्चर हो तो ब्लैडर रप्चर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे विस्रा भी डैमेज हो सकते हैं। हीमार्थ्रोसिस, जॉइंट कैविटी में ब्लड हो सकता है जमा। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में होता है कि लिम्ब का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और लिम्ब का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, अब ये कंपार्टमेंट फ्रैक्चर के बाद भी हो सकता है कि फ्रैक्चर के बाद वहाँ पे एडिमा हुआ, एडिमा की वजह से जो है वो स्किन अभी जो है वो ठीक थी, स्किन की इंटेग्रिटी ठीक थी, लेकिन अंदर एडिमा होता गया, उसने वेन्स को कंप्रेस कर दिया, इस्कीमिया करवा दिया, आर्टरी कंप्रेस हो गई, इस्कीमिया की वजह से गैंग्रीन होना शुरू हो गई, मसल्स नेक्रोसिस होना शुरू हो गया, मायोग्लोबिन रिलीज हुआ है, मायोग्लोबिन यूरिया हो गया, रीनल फेलियर हो गया। तो ये तो लिम्स में ऐसे भी हो सकता है। दूसरा कंपार्टमेंट सिंड्रोम ऐसे भी हो सकता है कि फ्रैक्चर हुआ था, डॉक्टर ने उसको ठीक कर दिया, डॉक्टर ने ठीक करके ऊपर कास्ट लगा दी, लेकिन वो जो कास्ट उसने लगाई वो इतनी उसने जोर के लगाई कि उसकी वजह से वो इतना तंग था वहां पर और इतना प्रेशर था लिम्ब पे कि उसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया। ठीक है, ये भी हो सकता है एक सिनेरियो। अच्छा, और लास्ट क्या हो सकता है? वोंड का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये आसान सी लोकल कॉम्प्लिकेशन है जो हमें ऑलरेडी आती है। सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन, किसी का फ्रैक्चर हुआ है तो उसके सिस्टम में क्या मसला आएगा? फैट एम्बोलिज्म हो सकता है, शोक, हाइपोवोलेमिया की वजह से, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, एक फैट एम्बोलिज्म एक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, थ्रोम्बस बन के एम्बोलाई बन सकता है। और कोई डिजीज थी पेशेंट को अंडरलाइन, वो एग्जर्सरबेट हो गई, और निमोनिया। तो ये आसान सी, ज्यादातर इसमें एम्बोलाई वाली ही है सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन। अब कुछ लेट कॉम्प्लिकेशन है। लेट लोकली क्या हो सकता है? बोन सही से मिली नहीं है, आपने रिडक्शन तो करवाई डॉक्टर से, लेकिन डिलेड यूनियन हुआ, नॉन यूनियन हुआ या मैल यूनियन हुआ। ठीक है, ज्वाइंट स्टिफ हो गया, कॉन्ट्रेक्चर्स हो गए लिम्ब के, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ए वास्कुलर नेक्रोसिस हो गया जो ज्यादातर फीमर में होता है, इसको देखेंगे हम आगे। यहाँ क्या हो गया? ओस्टियोमाइलाइटिस हो गया, डिफॉर्मिटी हो गई। ठीक है, ये सारी जो है वो लोकल कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन थोड़ा लेट आती हैं, यानी ट्रीटमेंट के बाद आती हैं। सिस्टेमिक में क्या? टेटनस हो गया, सही से टेटनस प्रोफाइलैक्सिस नहीं दी, टेटनस हो गया, गैंग्रीन हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, फियर ऑफ मोबिलाइजिंग के पेशेंट, अब एक दफा फ्रैक्चर हो जाए तो वो डरते हैं, वो दोबारा चलते फिरते नहीं है कि दोबारा से हमारी हड्डी ना टूट जाए। ठीक है, आइट्रोजेनिक, आइट्रोजेनिक कास्ट से रिलेटेड ज्यादा आती है। एक तो मैंने आपको कंपार्टमेंट सिंड्रोम बताया कि कास्ट भी करवा सकते हैं, दूसरा प्रेशर अल्सर बन सकते हैं, तीसरा बर्न्स हो सकते हैं, चौथा थ्रोम्बोफिलेबाइटिस, थ्रोम्बोफिलेबाइटिस होता है वेन का अगर इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, ट्रैक्शन, ट्रैक्शन करते हैं ना लिम्स को इमोबलाइज करने के लिए, जो इमरजेंसी है ना, सर्जिकल इमरजेंसी, उसकी ओटी में उन्होंने दिखाई थी, हम एक दफा गए थे ना, तो हमें उन्होंने ट्रैक्शन, स्किन ट्रैक्शन भी दिखाई थी, स्केलेटल ट्रैक्शन भी दिखाई थी। ये ना ऐसे बोन को खींच कर, अगर स्किन ट्रैक्शन हो तो सिंपली स्किन के साथ ऐसे कोई टेप वगैरह लगा के ना उसको खींच कर किसी वजनी चीज के साथ, जैसे ईंट लगा लेना, या कोई जो है वो वेट हो गया, वेट हो गया, उसके साथ बांध देते हैं। वो ऐसे ना एक पुल की फोर्स, आसान लफ्ज़ों में को तो पुल की फोर्स लगती रहती है लिम्ब पे, और वो इमोबलाइज रहती है लिम्ब। ये तो होता है स्किन। अगर स्केलेटल करनी हो तो अंदर बोन में से कोई पिन या कोई नेल जो है वो गुजार कर उसके साथ ना वो कोई चीज बांधते हैं, तो वो फिर स्केलेटल पे ना एक ट्रैक्शन लगती रहती है, एक पुल की फोर्स लगती रहती है, उसको ट्रैक्शन कहते हैं। ये यूजुअली इमोबलाइज करने के लिए होता है बोन को, ताकि बोन की हीलिंग हो जाए। ठीक है, इमोबलाइज करने के लिए। तो अगर इतनी देर के लिए हम बोन को इमोबलाइज करें तो उस वजह से भी तो मसल्स वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी ना,
वीकनेस हो जाएगी, तो ये ट्रैक्शन का एक आर्ट्रोजेनिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अदर कॉम्प्लिकेशन आप आसान सी हैं, पी से सारी बन रही हैं, तो पी वाली सारी याद कर लें। प्रेशर अल्सर, निमोनिया, परमानेंट फुट ड्रॉप कंट्रैक्चर, पेरोनियल नर्व पाल्सी, पिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको शुरू वाली अर्ली और लेट याद हो गई है, फिर आपने अदर करनी है, वरना इनको ना करें, दफा करें। आगे आ जाती है जी नॉन यूनियन, डिलेड यूनियन, मैल यूनियन। नॉन यूनियन क्या है कि बोन जो है ना वो आपस में मिल ही नहीं रहे, जो फ्रेगमेंट उसके बन गए थे दो फ्रैक्चर के बाद, वो आपस में नहीं जुड़े, उसको नॉन यूनियन कहते हैं। यूजुअली हम 3 to 6 मंथ के बाद उसको नॉन यूनियन का नाम देते हैं, वरना 3 to 6 मंथ तक हम वेट करते हैं। ठीक है। मैल यूनियन का होता है कि बोन सही से नहीं जुड़ी, अनसेटिस्फैक्टरी पोजीशन में है। ठीक है। डॉक्टर ने रिडक्शन सही से नहीं की थी, इनसफिशिएंट रिडक्शन थी। रिडक्शन होता है नॉर्मल अलाइनमेंट में वापस लेके आना, वो सही से नहीं अलाइनमेंट लेकर आया वापस, तो उसकी वजह से मैल यूनियन हो गया, सही से नहीं जुड़ी। डिलेड यूनियन क्या होता है कि बहुत टाइम लिया है बोन ने जुड़ने में, नॉर्मल से ज्यादा टाइम लिया। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? सॉफ्ट टिश्यू का डैमेज कुछ ज्यादा ही हो गया था, उसमें हील होने में इतना टाइम लिया है। उसके बाद ब्लड सप्लाई नहीं सही मिल रही थी, क्योंकि आपको पता है कोई भी वोंड उसको हील होने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए। कोई इन्फेक्शन हो गया था उस जगह पे, कोई एक्सेसिव ट्रैक्शन, इतनी ही पुल की फोर्स अप्लाई कर दी थी कि वो बेचारा सही से आपस में जुड़ ही नहीं सकी, बोन और हीलिंग ही नहीं हो सकी, और सॉफ्ट टिश्यू आ गया था बोन के फ्रेगमेंट्स के दरमियान। तो ये सारे आसान से कॉजेज हैं। प्रेजेंट पेशेंट कैसे करेगा? वैसे ही करेगा जैसे फ्रैक्चर का पेशेंट प्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे उसके पास हिस्ट्री होगी सर्जरी की, कि मैंने सर्जरी तो करवाई थी अपने फ्रैक्चर के लिए, हड्डी टूटी थी मेरी, मैंने सर्जरी करवाई थी, लेकिन अभी भी पेन है, डिसफंक्शनिंग है, मूवमेंट नहीं सही हो रही, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम उसका एक्सरे करेंगे, हमें नजर आ जाएगा एक्सरे पे अब क्या फाइंडिंग मिलेगी, हमें कैलिस बोन एब्सेंट मिलेगी और पॉइंटेड एंड मिलेंगे बोन के। तो एब्सेंस ऑफ कैलिस बोन और पॉइंटेड एंड्स ऑफ बोन, यहाँ से समझ आ जाती है कि बोन जुड़ी नहीं है। डिलेड यूनियन अगर तो हम एक्सपेक्टेड करते हैं, हम उसको कहते हैं वेट एंड वॉच पे चलो, थोड़ा टाइम दो, हो जाएगा ठीक। मेल यूनियन हो तो हम क्या करते हैं? मेल यूनियन अगर तो माइल्ड सा हो, इतना ज्यादा कॉस्मेटिकली बुरा नहीं लग रहा और फंक्शन परफॉर्म हो रहा है लिम्ब का, तो फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर सिवियर मेल यूनियन हो, फंक्शन ही नहीं परफॉर्म हो रहा है या कॉस्मेटिकली बुरा लग रहा है, तो फिर उसको डिसिपेट करके, उसको हिला के अपनी जगह से वापस उसको रिड्यूस करके अपनी जगह पे ला के फिक्स करते हैं, इंटरनली फिक्स करते हैं। ठीक है। जैसे प्लेट नहीं कहते, इसकी प्लेट पड़ो, प्लेट डाल देते हैं, इस तरह कुछ। नॉन यूनियन में क्या होता है कि इसकी सर्जरी की जाती है और फिर दोबारा से बोन के एंड्स को ट्रिम किया जाता है, उसकी ट्रिमिंग की जाती है, और जो अगर दरमियान में गैप हो सकता है गैप ज्यादा बड़ा हो, इसी वजह से वो बोन आपस में जुड़ नहीं पा रही, उस गैप में कोई बोन का ग्राफ्ट रखा जाता है। वो ग्राफ्ट आप इलियक्रस से ले सकते हो, वो ग्राफ्ट आप फिबुला से ले सकते हो, उस ग्राफ्ट को रखकर फिर बोन को ना आपस में जोड़ा जाता है, तो फिर वो यूनियन हो सकता है। ठीक है। चलें, यहाँ तक हमने ये देख लिया सारा। आगे ना प्रिंसिपल है। अब ये जो फ्रैक्चर मैनेजमेंट के मैं आपको प्रिंसिपल बताऊंगी ना, ये आपके आगे सारे चैप्टर्स में काम आएंगे, इनको आपने गौर से समझना है। सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे ही पेशेंट आपके पास ट्रोमा का है, वो किसी भी ट्रोमा का पेशेंट हो, इनिशियल मैनेजमेंट सेम होती है। एटीएलएस, उसका एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये सारी हमने देखी हुई है जनरल सर्जरी में। ठीक है। फिर पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना है, उसको एनाल्जेसिक्स देने हैं, एंटीबायोटिक्स देना है, टेटनस प्रोफाइलैक्सिस देना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर ना तीन स्टेप्स हैं फ्रैक्चर को ठीक करने के, एक रिडक्शन, एक फिक्सेशन या स्टेबलाइजेशन, और तीसरा रिहैबिलिटेशन। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जब आपने फ्रैक्चर है, आपने उस फ्रैक्चर के डिस्टल पॉइंट पे न्यूरोवास्कुलर बंडल जरूर चेक करना है। ठीक है। मतलब हो सकता है ना कि नर्व्स या वेसल्स डैमेज हो गई हो, तो आपने उस फ्रैक्चर साइट के डिस्टल पार्ट पे, जैसे ह्यूमरस का फ्रैक्चर, तो आपने रिस्ट पे न्यूरोवास्कुलर बंडल जरूर चेक करना है, क्योंकि अगर इसका डैमेज हो चुका हो तो आपको इमीडिएट एक्शन करना है ना इसको बचाने के लिए। अच्छा, आगे आ जाए। अब तीन जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, रिडक्शन, फिक्सेशन, रिहैबिलिटेशन। रिडक्शन में क्या करना है? सिंपली ना रिडक्शन में क्या करना होता है, बोन को अपनी जगह पे वापस लेके आना होता है। ट्राइंग टू रिटर्न द बोन, बोन को वापस लेके आना अपनी नॉर्मल और एनाटॉमिकल पोजीशन पे। अब रिडक्शन क्लोज भी होती है, ओपन भी होती है। क्लोज में क्या करते हैं कि खोलते नहीं है उसको, बोन को कोई मैनिपुलेशन करके पेशेंट को एनेस्थीसिया दे देते हैं, और उसके बाद ना उसकी बोन ऐसे पकड़ के खींचते हैं, वो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो करते हैं वो कि हड्डी जोड़ ये ठीक कर देता है, ये ऐसे ना खींच के वो कर रहे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। तो वो मैनिपुलेटिव रिडक्शन होती है। ठीक है। कि फ्रैक्चर साइट को खोला नहीं है, फ्रैक्चर को वैसे ही ना पकड़ के खींच कर या रोटेट करके अपनी जगह पे वापस वो ले आए हैं, वो क्लोज रिडक्शन होती है। ओपन रिडक्शन क्या होती है? सर्जरी की जाती है, ओपन ही फ्रैक्चर साइट को खोला जाता है, ओपन किया जाता है, फिर उसको रिस्टोर किया जाता है। दोनों में यही डिफरेंस है, क्लोज रिडक्शन में हमने फ्रैक्चर साइट को ओपन नहीं करना, मैनिपुलेशन करनी है, और ओपन रिडक्शन में हमने फ्रैक्चर साइट को ओपन करना है और फिर उसको रिस्टोर करना है डायरेक्ट विजन में। ठीक है, देखते हुए। अब ओपन रिडक्शन कब करते हैं? क्या सभी फ्रैक्चर में ओपन रिडक्शन करते हैं? नहीं। अगर ओपन फ्रैक्चर हो, स्किन खराब हो गई है, तब आपने ओपन सर्जरी करनी है, क्योंकि स्किन तो ब्रीच हो ही गई है। अगर क्लोज रिडक्शन फेल हो जाए, कोई ज्वाइंट था फ्रैक्चर हुआ था, या कोई डिस्लोकेट हुआ था ज्वाइंट, या कोई बोन फ्रैक्चर हुई थी, आपने उसको जो है ना, अच्छा बोन जब फ्रैक्चर हो जाए ना, उसकी क्लोज रिडक्शन हम करके उसको बांध देते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही हील हो जाती है। लेकिन अब आप क्लोज रिडक्शन करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हुई, फेल हो गई, तब आपको ओपन करनी होगी। अगर इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, तो अब तो ज्वाइंट कैविटी हिली हुई है, अब तो आपको करनी ही पड़ेगी सर्जरी। और अगर अनस्टेबल सा फ्रैक्चर है, ठीक है। अच्छा, अब रिडक्शन करती क्या है? वो कहते हैं कि रिडक्शन इसलिए जरूरी होती है कि जब बोन का फ्रैक्चर होता है ना, बोन के साथ जुड़े होते हैं मसल्स, तो जैसे ही बोन का फ्रैक्चर होता है ना, तो बोन के मसल बोन को एक फ्रेगमेंट को अपनी तरफ खींच लेते हैं, दूसरे को दूसरी तरफ चला जाता है, तो बोन दूर दूर हो जाती है, आपस में डिसलोकेट हो जाती है। इसीलिए उसको पकड़कर वापस एक दूसरे के साथ जोड़ना, अपनी जगह पे लाना बहुत जरूरी है, फिर ही वक्त के साथ साथ उसकी हीलिंग होगी। हील तो उसने खुद ही करना है, लेकिन आप उसको नॉर्मल पोजिशन तो दो ना।
एक दूसरे के साथ अटैच करो। अच्छा, तो जो फ्रैक्चर सेगमेंट होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, अब वो ट्रांसलेट हो जाता है या उसका कोई एंगल बन जाता है या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। आपने इस डिस्प्लेसमेंट को रिड्यूस करना है। अब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ क्यों है? मसल्स की अटैचमेंट की वजह से या टेंडन की अटैचमेंट की वजह से मसल एक पुल लगाते हैं बोन पर और वो डिस्प्लेस हो जाती है, और जो है ना वो आपने उसको वापस उसकी जगह पे ले आना है। ठीक है, तो ये सारा हो गया रिडक्शन, आसान है। अब आगे होती है स्टेबलाइजेशन। अब रिडक्शन तो आपने कर दी, आप उसको क्लोज रिडक्शन से या खोल कर ओपन रिडक्शन से वापस अलाइनमेंट में ले आए, वापस एनाटॉमिकल पोजीशन में ले आए, बट अब क्या गारंटी है कि वापस सही रहेगी? ये दोबारा से भी तो हिल सकती है ना, क्योंकि अभी इसकी हीलिंग नहीं हुई, अभी ये जुड़ी नहीं है, तो ये दोबारा से भी हिल सकती है जो फ्रेगमेंट्स हैं। इससे बचाने के लिए आपने उसको स्टेबलाइज करना है, फिक्स करना है। फिक्सेशन भी इसको कहते हैं, स्टेबलाइजेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, नेसेसरी है, ये नहीं किया तो वो जो रिडक्शन है उसका तो कोई फायदा नहीं है। अब इसके वेरियस मेथड है। ये इंटरनली फिक्सेशन भी दी जा सकती है, अंदर जो प्लेटें डाल दी जाती हैं या नेल डाल दिए जाते हैं या सिक्रू डाल दिए जाते हैं, वो सारी इंटरनल फिक्सेशन है, बाहर से नजर नहीं आता, बस ये कहते हैं इसकी प्लेटें बड़ी हुई हैं। और जो एक्सटर्नल फिक्सेशन है वो बाहर से फिक्स किया जाता है, उसको कास लगा के या किसी भी तरह से बाहर से उसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो वो होती है एक्सटर्नल फिक्सेशन। अब सबसे पहले उसने स्प्लिंट और कास्ट की बात की हुई है। स्प्लिंट और कास्ट में क्या होता है? कास्ट एक ऑर्थोपेडिक अप्लायंस है, और इन सब चीजों को आपने सर्च करके, अगर आप लोगों को इनका आइडिया नहीं है ना, तो आपने सर्च करके गूगल से इनकी पिक्चर्स और ये सब कुछ देखते रहना है। ठीक है, ये बना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वरना मैंने तो अपनी फैमिली में ये देखा हुआ है लगा हुआ। अगर आप लोगों ने भी कभी देखा है अपनी सोसाइटी में या किसी ड्रामे में या कहीं पे भी, तो आपको याद आया होगा, वरना आप इसको गूगल कर लें। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें अप्लाई किया जाता है, और ये करता है कि ये फ्रैक्चर को ना स्टेबलाइज करता है। इसको हम एज अ टेम्परेरी मेजर भी यूज कर सकते हैं, कि थोड़ी देर के लिए, इतना ज़्यादा मेजर फ्रैक्चर नहीं था, सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसको स्टेबलाइज करना था तो हम कास्ट लगा देंगे, वरना अगर ज़्यादा देर तक स्टेबलाइज करना था फिर तो हम कोई और मेथड यूज़ करेंगे ना। इसको यूजुअली टेम्परेरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये डेफिनेटिव भी हो सकता है। अच्छा, अब कास्ट जो है ना, ये अप्लाई करते हो याद रखना है, इसको इतना टाइट अप्लाई नहीं करना कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम करा दे, जो चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है। इसको इसको इतना टाइट नहीं अप्लाई करना। ठीक है, और कास्ट लगाने के बाद एक बैक स्लैब भी लगानी है। इनिशियली एक उसने कहा बैक स्लैब यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट कास्ट लगा दी जाती है। और ये आपने ज़रूर करना है कि फिर जो जॉइंट है और अबव और बिलो द फ्रैक्चर उसको इमोबिलाइज रहना चाहिए। ये नहीं कि उसको कास्ट लगाया पेशेंट अपनी लिम्ब को हिलाता जाए, फिर उसका ठीक नहीं होगा, हीलिंग नहीं होगी। और दूसरा, जैसे आपने कास्ट अप्लाई किया उसके बाद अपनी डिस्टल सर्कुलेशन ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा टाइट हो गया हुआ या कोई नर्व या वेसल को तो कोई मसला नहीं हो गया, इसलिए आपने वो न्यूरोवास्कुलर बंडल ज़रूर चेक करना है। अब इसके कास्ट के या स्प्लिंट के वो कुछ एडवांटेजेस बताएगा, कुछ डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले इसमें वुंड कोई नहीं बना, क्योंकि सिंपली आपने एक प्लास्टर अप्लाई कर दिया है, उसका वुंड क्या ही होगा? फ्रैक्चर साइट के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रैक्चर साइट अंदर है। फ्रैक्चर साइट अंदर है, जिसके ऊपर स्किन है, स्किन के बाहर हमने ये लगाया हुआ है। चीप है, सस्ता होता है, एडजस्टेबल होता है, एडजस्ट किया जा सकता है। और कोई आपको इम्प्लांट नहीं लगाया आपने, जो आपने बाद में रिमूव करने पड़े हैं आपको, सिंपली ऊपर से कास्ट उतार दो। डिसएडवांटेजेस के क्या है? सॉफ्ट टिश्यू के लिए लिमिटेड एक्सेस है। ठीक है, आप सॉफ्ट टिश्यू तक एक्सेस नहीं, आपने ऊपर सारा प्लास्टर लगा के उसको कवर कर दिया है, सॉफ्ट टिश्यू तक आपकी एक्सेस खत्म हो गई है। कि अगर आपने सॉफ्ट टिश्यू को डिब्राइड करना था या उनको ठीक करना था या उन पे कोई अप्लाई करनी थी मेडिसन, इस तरह कोई सॉफ्ट टिश्यू की भी तो इंजरी हुई है ना, तो वो आप नहीं कर सकते जब तक प्लास्टर लगा हुआ है। कुंभरसम है, पेशेंट जो है ना वो इससे तंग आ जाता है, यूजुअली जो ऑलरेडी पेशेंट होते हैं, फंक्शन के साथ इंटरफेयर करता है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, हिलजुल नहीं सकता पेशेंट, ज्यादा चल फिर नहीं सकता। और प्लास्टर रिलेटेड कोई डिजीज, यानी मिर्देस का काम ये कि बड़ा होता है ना, तो ये मैकेनिकली भी डिसरप्ट कर देता है, डिसेबिलिटी कर देता है, और पेशेंट परेशान हो जाते हैं इससे, और सॉफ्ट टिश्यू तक एक्सेस भी नहीं देता, तो इस तरह के इसके डिसएडवांटेजेस है। ट्रैक्शन क्या होती है? ट्रैक्शन मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूस पुल की फोर्स अप्लाई की जाती है। ठीक है, और यूजुअली लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन के लॉन्ग ये पुल अप्लाई की जाती है, स्किन के जरिए भी हो सकता है, स्केलेटल के जरिए भी हो सकता है। इसको आपने जरूर देखना है, इसकी कोई वीडियो देख लेंगे, इसको जाके देखना है आपने, ये आपको फिर याद रहेगी। अच्छा, ये ना रिडक्शन के लिए हम यूज करते हैं और स्टेबलाइजेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब रिडक्शन के लिए कि इसको हम अप्लाई करके वो बोन खुद ही अपनी जगह पे अलाइनमेंट में वापस आ जाए, और बाद में इसको स्टेबलाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके भी कोई वोन नहीं हो रहा। ठीक है, इसकी वजह से जिस जगह पे इंजरी हुई है उस एरिया में कोई वोन नहीं हो रहा, कोई इंटरफेरेंस ये भी नहीं कर रहा फ्रैक्चर साइट के साथ, क्योंकि ये तो बाहर से एक्सट्रैक्शन अप्लाई किया ना, फ्रैक्चर साइट के साथ इंटरफेरेंस नहीं है, चीप होता है, एडजस्टेबल होता है। डिसएडवांटेज क्या है? ये भी मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, इसको पेशेंट की टांग को आपने पकड़ के बांध दिया है तो वो पेशेंट चल फिर तो नहीं सकता ना, स्किन पे प्रेशर आ रहा है, उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। पिन साइट, जहां पर आपने पिन अप्लाई की है, जब हम करते हैं ना स्केलेटल ट्रैक्शन, तो हम एक पिन गुजारते हैं बोन में से, उस जगह पर पिन की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, कोई थ्रोम्बस बन सकता है। ठीक है, क्योंकि इमोबिलाइज है लिम्ब बहुत देर से, जब वो इमोबिलाइज रहेगी वहां पे थ्रोम्बस बन सकता है, एम्बोले बन सकते हैं, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है।
अब ये तो थी ना जो कि आ जाती है जी स्प्लिंट कास्ट और ट्रैक्शन, ये जो चीजें हैं ना ये बहुत ज्यादा आपने नहीं लिख के आनी। अगर आपको कोई फ्रैक्चर आ रहा है ना पेपर में, तो उसमें आपने इंटरनल फिक्सेशन यानी ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन यही प्रिंसिपल यूज होते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रिंसिपल यही है कि ओपन करके फ्रैक्चर साइड को उसको ओपन रिडक्शन की जाए, नॉर्मल अलाइनमेंट किया जाए, फिर उसकी इंटरनल फिक्सेशन की जाए। ये जो स्प्लिंट ये कास्ट ये बड़े टेम्परेरी से मेजर्स होते हैं, और इनको आपने यूजुअली यूज नहीं करना, मैनेजमेंट में नहीं लिखना, ठीक है। मैनेजमेंट आप में क्या लिखनी है फ्रैक्चर की, जब मैं आगे आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगी तब भी हम देखेंगे कि ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन अब क्या होती है? इंटरनल फिक्सेशन होता है कि हम इम्प्लांट यूज करते हैं, उसको बोन के अंदर रख देते हैं ताकि बोन की रिडक्शन मेंटेन रहे, ठीक है, प्लांट को ना रख देते हैं। अब वो इम्प्लांट कौन कौन से हो सकते हैं? वो सिक्रीव्स हो सकते हैं, वो प्लेट्स हो सकती हैं, वो कोई वायर्स हो सकती हैं, वो कोई नेल हो सकती हैं, कील जैसा होता है। तो ये सारे जो है ना इम्प्लांट्स, जैसे साथ उन्होंने फिगर्स भी दिखाई हुई हैं। तो ये इम्प्लांट होता है कि अंदर हमने रख दिए फ्रैक्चर साइट पे, डायरेक्टली हमने रख दिए ताकि वहां पर फिक्स रहे वो, ठीक है। सिंथेटिक ये इम्प्लांट होते हैं। अच्छा, यूजली हम ये कब यूज करते हैं? जब अनस्टेबल सा फ्रैक्चर हो, जब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो, या मल्टीपल फ्रैक्चर हो, सही है। लेकिन मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड है तकरीबन हर तरह के फ्रैक्चर में हम यही करेंगे, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। अब सिक्रीव और प्लेट क्या होता है? सिक्रीव जो होता है ना वो यूजली क्या करते हैं, दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए होता है। अब सिक्रीव जो है वो मेलोलाई को फिक्स करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, कंडाइल को फिक्स करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे कंडाइलर फ्रैक्चर हो, जहाँ पे मेलोलाई का फ्रैक्चर हो। जैसे उसने दिखाया हुआ है ना आपको साथ ही फिगर में कि सिक्रीव ने कैसे उसको कंडाइल को जोड़ के रखा हुआ है साथ। ठीक है। उसके बाद जो प्लेट्स होती हैं वो भी डिफरेंट साइज की और शेप की अवेलेबल होती हैं, और उनको भी हम यूज कर सकते हैं। अब इनकी मैं डिटेल आपको क्या बताऊं, बस सिक्रू एंड प्लेट आपने याद कर लेना है। एडवांटेजेस इसके देखते हैं। एडवांटेजेस का सबसे पहला तो ये है कि ये एनाटोमिकल बहुत अच्छी रिडक्शन प्रोवाइड करता है कि बोन अपने नॉर्मल अलाइनमेंट में रहती है, वो हिली नहीं पड़ती। अब आपने उसमें सिक्रू डाल दिया तो वो हिलेगी तो नहीं अपनी जगह से, यहाँ प्लेट्स लगा दी हैं जैसे उसने प्लेट दिखाई हुई है, तो वो हिल नहीं सकती बोन। दूसरा, अर्ली मोबिलाइजेशन, इसमें पेशेंट ना जल्दी मूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बोन जो है ना वो अंदर से फिक्स है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करना, उसकी मोबिलिटी शुरू हो जाएगी, ज्यादा देर तक उसको बैठना नहीं पड़ेगा। वरना जब हमने कास्ट लगाया हुआ था या हमने जो है वो ट्रैक्शन अप्लाई की हुई थी, तो बहुत देर तक पेशेंट इमोबिलाइज रहता है, उस वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या कोई मसल वीकनेस शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें मोबिलिटी जल्दी शुरू हो जाती है। और इसमें जो है ना वो इमोबिलिटी या तो बिल्कुल ही नहीं होती, या फिर इसमें थोड़ी बहुत ही होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट उसमें बताया, लास्ट उसने एडवांटेज बताया कि ये ना बिल्कुल उसका फ्रैक्चर साइट को ना इमोबाइल कर देती है, कि फ्रैक्चर साइट अपनी जगह से हिलेगी नहीं, मतलब बिल्कुल वो इमोबाइल हो गई है कि उसमें आपने डायरेक्टली प्लेट्स अप्लाई कर दी हैं। अब वो अपनी जगह पर ऐसे फिक्स हो गई है, फिक्स रहेगी, और उसकी वजह से उसकी हीलिंग जल्दी हो जाएगी और अच्छी हीलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है जी डिसएडवांटेज। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, क्योंकि एक तो ये डायरेक्टली फ्रैक्चर साइट के साथ इंटरफेयर करिए, जैसे हमने कास्ट और प्लास्टर ऑफ पेरिस के एडवांटेज में ये चीज पड़ी थी, या ट्रैक्शन के एडवांटेज में पड़ी थी कि वो फ्रैक्चर साइट के साथ जो है ना वो इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन ये जो इंटरनल फिक्सेशन होती है ये फ्रैक्चर साइट के साथ इंटरफेयर करती है। दूसरा, ये जहां पर आपने अप्लाई की हुई है वहां पर जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको डैमेज कर सकती है, या जो बोन की पेरिओस्टियम कवरिंग होती है उसको ये डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो एक कील आपने वहां पे लगा दी है या प्लेट्स लगा दी, तो वो डैमेज भी तो कॉज कर सकते हैं ना। ये इमीडिएटली लोड बेरिंग नहीं बनाती, कि बोन जो है वो इमीडिएटली कोई लोड बियर नहीं बर्दाश्त कर सकती। और ये जो है ना वो पोटेंशियल इन्फेक्शन के लिए, अगेन इसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन यही है ना कि इन्फेक्शन करवा देती है, सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज करवा देती है। और ये जो है ना वो आपको बाद में प्लेट्स रिमूव करनी पड़ती हैं, उसके लिए आपको अलग से पेशेंट करना, वो टांग को खोलना पड़ता है और उसमें से प्लेट्स रिमूव करनी पड़ती हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। इंटरनल फिक्सेशन के लिए सिक्रू एंड प्लेट के बाद उसने बात की है जी वायर्स की। वायर्स जो होती हैं वो स्टील वायर्स होती हैं, जैसे के वायर्स, ये हम यूज करते हैं स्पेशली बच्चों में। तो ये वायर्स जो है यूजली बच्चों में यूज की जाती हैं, क्योंकि बच्चों में जो सिक्रू या प्लेट है ना वो ग्रोथ प्लेट को डैमेज कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा ना कि सिक्रू प्लेट जो है बोन को डैमेज कर सकते हैं, तो ग्रोथ प्लेट अगर डैमेज होगी तो बोन्स की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए बच्चों में क्या प्रेफर किया जाता है? वायर्स प्रेफर की जाती है। ये जो है वो ग्रोथ प्लेट को क्रॉस कर जाती हैं, लेकिन उसमें कोई इफेक्ट नहीं कॉज करती। अब वायर जो है वो सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस के लिए या ओलिगोरेनल प्रोसेस के फ्रैक्चर के लिए यूज की जाती हैं। इंट्रामिडलरी नेल। अब इंट्रामिडलरी जो नेल है यानी अंदर मिडलरी कैविटी में हमने कील लगा दिया, तो ये यूजुअली उन्हीं बोन्स के लिए यूज होगा ना जो लंबी लंबी बोन्स है, लॉन्ग बोन्स है, जैसे कि आपके पास फीमर आ जाती है, यूजुअली ये फीमर में यूज किया जाता है, ठीक है। अब इनके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं नेल्स के। एडवांटेजेस तो ये कि मिनिमल इन्वेसिव है, ठीक है, अंदर कैविटी की मिडलरी कैविटी में पड़ा हुआ है, इन्वेसिव, इसने बाहर किसी टिश्यू को इन्वेड नहीं करना। वेट बेरिंग जल्दी शुरू हो जाती है एज कम्पेयर टू प्लेट्स। प्लेट्स में वेट बेरिंग लेट थी, इसमें वेट बेरिंग जल्दी है। पेरियोस्टियल डैमेज नहीं होगा क्योंकि ये तो अंदर है, तो ये पेरियोस्टियम को डैमेज नहीं करेगा। लेकिन वो जो प्लेट्स थी, आपने इसको प्लेट्स के कंपैरिजन में ना याद रखना है, मैंने इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को प्लेट्स के कंपैरिजन में याद रखा है।
कि प्लेट्स जो थी वो सॉफ्ट टिश्यू के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में थी, पेरियोस्टियम के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में थी, उनको डैमेज करी थी। ये पेरियोस्टियम के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, ये पेरियोस्टियम को डैमेज भी नहीं करता और इसको रिमूव करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, प्लेट्स को रिमूव करने की जरूरत पड़ती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? ये फैट एम्बोलाई करवा सकते हैं, क्योंकि अंदर फैट होती है ना, बोन के अंदर ये पड़ा हुआ है, तो वहां से कोई फैट ब्लड में इंटर हो सकता है, फैट एम्बोलाई करवा सकते हैं। ये जो है इन्फेक्शन करवा सकते हैं, और वो इन्फेक्शन भी ट्रीट करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बोन की मेडुलरी कैविटी में हो जाना है, और ये अगर टूट गया तो उसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये सारी इसने इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपने इसकी पोजीशन के हिसाब से और प्लेट्स के साथ इसको कंपेयर करके, नो डाउट प्लेट्स भी इंटरनल फिक्सेशन का एक तरीका है और नेल भी, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में आपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस याद कर लेने हैं। आगे आ जाती है जी एक्सटर्नल फिक्सेटर। एक्सटर्नल फिक्सेटर अब क्या है? बाहर से हमने बोन को फिक्स किया, अंदर ना हमने कोई कील लगाया, ना प्लेट लगाया, ना सीक्यू लगाया, ये दूसरा तरीका है बोन को फिक्स करने का, इसको एक्सटर्नल फिक्सेशन कहते हैं। इसमें रिडक्शन की जाती है, पहले रिडक्शन तो दोनों केसेस में करनी है ना, रिडक्शन की और ओपन की या क्लोज की रिडक्शन की, उसके बाद आपने बोन को फिक्स कर दिया बाहर से, ठीक है। अब आपने बाहर जो डिवाइस रखी है उसका आपने बोन के साथ लिंक कैसे बनाना है? पिन के जरिए। जैसे हम एक्सटर्नल जैसे हम ट्रैक्शन अप्लाई करें थे ना, उसमें भी पिन के जरिए स्केलेटल ट्रैक्शन, तो वैसे ही इसमें करना है कि बोन के साथ उसका लिंक जो बनाना है ना, वो हमने पिंस के जरिए बनाना है, ठीक है, ताकि वो सिक्योर रहेगी अपनी जगह पर। इसका अब एडवांटेजेस ये है कि जो वोंड है ना उसको हम डेली इरिगेट कर सकते हैं, उसको स्टेबलाइज, फ्रैक्चर को स्टेबलाइज भी रखेगा, और हमारा वोंड तक जो है ना वो भी रहेगा, राब्ता भी रहेगा वोंड के साथ, क्योंकि इसने वोंड को पूरी तरह कास्ट की प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह कवर भी नहीं कर लिया। दूसरा, इसने पिन्स और प्लेट्स इन सब की तरह भी वोंड को नहीं पकड़ा हुआ, हम उसको अच्छे से इरिगेट कर सकते हैं, हम उसको स्टेबलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। इंडिकेशन इसकी क्या है? ये हम इमरजेंसी में यूज करते हैं। लाइक वो जो आपका इंटरनल फिक्सेशन था ना, वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, अगर किसी को इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन चाहिए किसी बोन को, पॉलीट्रोमा बहुत ज्यादा उसको ट्रोमा पहुंचा हुआ है, तो जल्दी जल्दी हर फ्रैक्चर की साइड पे तो हम इंटरनल फिक्सेशन ही ना कर सकते, तो उस केस में इमरजेंसी के केस में हम इसको प्रेफर करते हैं। दूसरा, अगर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है, अगर ओपन फ्रैक्चर है, अगर फ्रैक्चर जो है उसके साथ इन्फेक्शन भी है, तो अब इंटरनल जो फिक्सेशन थे वो तो पहले ही इन्फेक्शन करवा सकते थे, अब अगर इन्फेक्शन वाली जगह पे उनको रख दिया तो इन्फेक्शन एक्सेसरबेट हो जाएगा, इसीलिए तब इसको यूज करते हैं। और अगर बोन लॉस हो चुकी हो तब तो कब कब इसकी इंडिकेशन है? इसकी इंडिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली हमारी जो अप्रोच होती है ना वो इंटरनल फिक्सेशन ही होती है। मैंने बहुत दफा रिपीट कर दिया कि पहली हमारी अप्रोच यही होगी, ओपन रिडक्शन करके इंटरनल फिक्सेशन कर दो। लेकिन ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम इंटरनल फिक्सेशन नहीं करते और हमें जो है ना वो एक्सटर्नल फिक्सेशन करनी पड़ती है? अगर इमरजेंसी हो, अगर पॉलीट्रोमा हो, अगर बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो, ओपन फ्रैक्चर हो और इन्फेक्शन हो फ्रैक्चर के साथ, या बोन लॉस हो, यानी जो कम्प्लेक्स वाली सिचुएशन है ना, उनमें फिर हम एक्सटर्नल फिक्सेशन करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? ये फ्रैक्चर साइड के साथ इंटरफेयर नहीं करी, फ्रैक्चर साइड के साथ इंटरफेयर सिर्फ इंटरनल फिक्सेटर करते हैं और कोई भी नहीं करता। ये एडजस्टेबल है, जैसे वो कास्ट और प्लास्टर एडजस्टेबल थे, ये भी एडजस्टेबल है, जैसे ट्रैक्शन एडजस्टेबल थी। सॉफ्ट टिश्यू में एक्सेस है आपकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपकी सॉफ्ट टिश्यू तक एक्सेस बिल्कुल खत्म हो गई थी, लेकिन इसमें आप सॉफ्ट टिश्यू को एक्सेस करके अगर उनको ठीक करना है, प्लास्टिक सर्जरी करनी है, जो भी करना है आप वो कर सकते हो। फ्रैक्चर को रैपिडली स्टेबलाइज कर लेती है, इसीलिए तो हमने इसको इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करना है कि रैपिड स्टेबलाइजेशन मिलती है, और इजी टू रिमूव है, आसानी से आप इसको रिमूव कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस, पिन जहां पे आपने अप्लाई किया ना, पिन वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे वहां पे ट्रैक्शन में भी होता था। मैं कंपेयर इसलिए करवा रही हूँ, आपको चीजें याद रहे। प्लास्टिक सर्जरी के प्रोसीजर के साथ थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकती है कि ऊपर लगी हुई है ना, आप स्किन को प्लास्टिक सर्जरी से चेंज कर रहे हो, वहाँ पे ग्राफ्ट लगा रहे हो, ऊपर आपने फिक्सेटर लगाया, तो वो इंटरफेयर कर सकता है उसके साथ, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू में मसला हो सकता है और पेशेंट के लिए भी कम्बरसम है। जो भी चीजें बाहर से नजर आती हैं, बाहर से जोर लगा रही थी, लटक रही थी, वो पेशेंट के लिए फिर मसला कर रही होती है, ठीक है, पेशेंट को अच्छा नहीं लग रहा था वो। अच्छा, उसके बाद वो वाले फ्रैक्चर वो बता रहा है, लिस्ट बता रहा है जिनमें आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्लेविकल का फ्रैक्चर, स्कैपुला का फ्रैक्चर, अल्ना का, अगर सिर्फ अल्ना का फ्रैक्चर हो, स्केफोइड का फ्रैक्चर, मेटाटार्सल बोन का या फेलिंक्स का, फिबुला का, उधर अपर लिम्ब में अल्ना का था, यहाँ पे फिबुला की शाफ्ट का। टिबिया का फ्रैक्चर है बट डिस्प्लेस नहीं हुआ, अनडिस्प्लेड, और पेल्विस का फ्रैक्चर लेकिन अनडिस्प्लेस। ये वाले माइनर से फ्रैक्चर हैं जिनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सटर्नली ही इनको रिड्यूस करके एक्सटर्नली फिक्स कर देते हैं, तो ये ठीक हो जाते हैं, हीलिंग हो जाती है। जैसे अगर अल्ना का आइसोलेट फ्रैक्चर तो स्लिंग दे देंगे पेशेंट को, स्क्लेविकल में भी उसको स्लिंग दे देंगे, वो बाजू ऐसे जो लटक जाता है हैंग हो जाता है, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता हीलिंग हो जाती है, ठीक है। और वो वाले फ्रैक्चर जिनमें आपको ऑपरेशन करना ही करना है, वरना वो ठीक नहीं होंगे। ओपन फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर में तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ना इन्फेक्शन और वो सारा कुछ, तो उसको भी ठीक करना होता है। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट फेल हो चुका है, आपने पहले इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, वो नहीं चला, तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। फ्रैक्चर जो है वो डिस्प्लेस्ड हो गया है, या इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, या मेल यूनियन है, या नॉन यूनियन है, या पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, तो ये सारे वो वाले फ्रैक्चर हैं जिनमें आपको क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है, ओपन फ्रैक्चर है, मेल यूनियन है, नॉन यूनियन है, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट फेल हो चुका है, ठीक है, या ग्रोथ अरेस्ट हो रहा है, जैसे हमने हैरिस क्लासिफिकेशन में टाइप 3 और टाइप 5 देखी थी, उन केसेस में आपको ऑपरेशन ही करना है।